हेलो एवरीवन। यूपीएससी दिल्ली करंट अफेयर के साथ जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं जो करंट अफेयर है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड करंट अफेयर है। श्रीलंका का ऋण संकट और पेरिस क्लब। तो ये सम्मान अध्ययन पेपर 2 से रिलेटेड है और ये चैप्टर क्या है, टॉपिक है भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। ये सिलेबस का टॉपिक है, यूपीएससी पेपर 2 सिलेबस का टॉपिक है भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। आगे है, देखिए प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ श्रीलंका का ऋण संकट, पेरिस क्लब के बारे में आ सकता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऋण प्रबंधन, एशिया प्रशांत, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण। तो इन सब से रिलेटेड आ सकता है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट देखिए मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका का ऋण संकट और पेरिस क्लब, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत से जुड़े समझौते और या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते। आगे देखिए चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है, तो देखिए हाल में श्रीलंका भारत और पेरिस क्लब समूह के साथ प्रारंभिक ऋण पुनर्गठन समझौते पर पहुंचा है। हाल ही में श्रीलंका भारत और पेरिस क्लब समूह के साथ प्रारंभिक ऋण पुनर्गठन समझौते पर पहुंचा है, जिससे रुके हुए आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आगे है, इससे श्रीलंका को, जिसने वर्ष 2022 में अपने ऋणों पर चूक की थी, मार्च 2023 में सहमत $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आईएमएफ ऋण पैकेज की अगली किस्त सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, जब कोई देश अपने ऋण पर चूक करता है तो इसका मतलब है सरकार अपने ऋणदाताओं के प्रति अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है। आगे यह विफलता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है और इसके महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका का ऋण परिदृश्य। श्रीलंका का ऋण परिदृश्य क्या है? श्रीलंका का लगभग 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण है, जिसका सबसे बड़ा भाग चीनी ऋणदाताओं का है। श्रीलंका का लगभग 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण है, जिसका सबसे बड़ा भाग चीनी ऋणदाताओं का है। यानी श्रीलंका सबसे ज़्यादा ऋण किससे लिया है? चीन से, जिसमें जापान, भारत और वाणिज्यिक बॉन्ड धारक भी ऋणदाता हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका को अभी भी वाणिज्यिक बॉन्ड धारकों के साथ एक समझौते पर पहुंचना शेष है, जिससे देश की आर्थिक सुधार की प्रगति धीमी हो सकती है। मई 2022 में श्रीलंका को 2 दशकों में अपने ऋणों का डिफॉल्ट करने वाला एशिया प्रशांत का पहला देश बन गया, जो घरेलू आर्थिक कुप्रबंधन और कोरोना वायरस महामारी तथा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि का परिणाम है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट के कारण आयातित भोजन, ईंधन और दवा की कमी हो गई। द्वीप पर जीवन स्तर कम होने लगा है, जिससे वर्ष 2022 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिस क्लब क्या है। परिचय। पेरिस क्लब ज़्यादातर पश्चिमी कर्जदाताओं देशों का एक समूह है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1956 में आयोजित बैठक से हुई, जिसमें अर्जेंटीना पेरिस में अपने सार्वजनिक कर्जदाताओं से मिलने हेतु सहमत हुआ था। आगे यह स्वयं को एक मंच के रूप में वर्णित करता है, जहां लेनदार देशों द्वारा सामना की जाने वाली भुगतान कठिनाइयों को हल करने हेतु आधिकारिक कर्जदाता बैठक करते हैं। आगे इसका उद्देश्य उन देशों हेतु अस्थायी ऋण राहत समाधान खोजना है जो देश अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ है। नेक्स्ट है सदस्य। इसके सदस्य कौन है? सदस्यों में शामिल है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, रूस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य। ये सभी 22 देश आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD नामक समूह के क्या हैं? सदस्य हैं। और यहाँ उन सब देश का दिया हुआ भी है, कौन कौन देश इसके सदस्य OECD के। आगे है ऋण समझौते में शामिल। ऋण समझौते में कौन शामिल है? इसकी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पेरिस क्लब में 102 अलग अलग देनदार देशों के साथ 478 समझौते किए हैं।
वर्ष 1956 के बाद से पेरिस क्लब समझौता ढांचे के तहत 614 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया गया है। नेक्स्ट है हालिया गतिविधि, देख लेते हैं क्या हो रहा है। पिछले सदी में पेरिस समूह के देशों का द्विपक्षीय ऋण पर प्रभुत्व था, लेकिन पिछले 2 दशकों में चीन की दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाताओं के रूप में उभरने के साथ इसका महत्व कम हो गया है। उदाहरण के लिए श्रीलंका के मामले में भारत, चीन और जापान सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार हैं। श्रीलंका के द्विपक्षीय ऋणों में चीन का 52%, जापान का 19.5% और भारत का 12% हिस्सा है। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका को ऋण प्रबंधन और आर्थिक विकास में कैसे सहायता प्रदान करता है, तो वो देख लेते हैं। ऋण पुनर्गठन में भूमिका। भारत ने श्रीलंका को उसके ऋण पुनर्गठन में सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं ऋणदाताओं के साथ सहयोग करने में भूमिका निभाई है। भारत श्रीलंका के वित्तपोषण और ऋण पुनर्गठन के लिए अपना समर्थन पत्र सौंपने वाला पहला देश बन गया। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी एवं नवीकरणीय ऊर्जा। कनेक्टिविटी एवं नवीकरणीय ऊर्जा, दोनों देश संयुक्त दृष्टिकोण से, यहाँ पे देखिए, दोनों देश एक संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमत हुए जो लोगों के बीच कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा सहित व्यापक कनेक्टिविटी पर जोर देता है। भारतीय कंपनी श्रीलंका के उत्तर पूर्व में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित कर रही है, जो ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का संकेत है। आगे आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता, ETAC क्या है? आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट देखिए, दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की संभावना तलाश रहे हैं। आगे बहु परियोजना पेट्रोलियम पाइपलाइन पर समझौता। भारत और श्रीलंका दोनों भारत के दक्षिणी भाग से श्रीलंका तक एक बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इस पाइपलाइन का उद्देश्य श्रीलंका को ऊर्जा संसाधनों की सस्ती और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास तथा प्रगति में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका, यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए पेट्रोलियम पाइपलाइन की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत का UPI अपनाना। भारत ने UPI अपना लिया है, तो देखते हैं। श्रीलंका ने अब भारत की UPI सेवा अपनाया है, जो दोनों देश के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यापार निपटान के लिए रुपये के उपयोग से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को और मदद मिल रही है। यह श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सुधार तथा वृद्धि में मदद करने के लिए ठोस कदम है। नेक्स्ट देखिए, UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम देख लेते हैं। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट सुविधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार देने के प्रावधानों से संबंधित है? UPSC 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वित्त पहल, विश्व बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। आंसर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रैपिड ऋण देता है, मतलब जल्दी से। तो एक्सप्लेन देखिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट तो FRI त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भुगतान संतुलन आवश्यकताओं का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। RFI रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को सदस्य देशों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाने हेतु IMF को एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट IMF की पूर्ववर्ती आपातकालीन सहायता, यहाँ पे देखिए, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट IMF की पूर्ववर्ती आपातकालीन सहायता नीति की जगह लेता है और इसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। नेक्स्ट है रैपिड क्रेडिट सुविधा। अब रैपिड क्रेडिट सुविधा क्या होता है वो देखेंगे। रैपिड क्रेडिट सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी कम आय वाले देशों को लेस इनकम कंट्रीज
कम आय वाले देशों को कि बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जहां एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम की न तो आवश्यकता है और न ही व्यवहार्य। नेक्स्ट है SRCF की स्थापना एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में की गई है ताकि वित्तीय सहायता को अधिक लचीला और संकट के समय LIC की विविध जरूरतों के अनुरूप बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट है देखिए RCF के तहत 3 क्षेत्र हैं। RCF के तहत 3 क्षेत्र हैं। घरेलू अस्थिरता, आपात स्थिति जैसे स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण तत्काल बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों के लिए एक रेगुलर विंडो, अचानक बहिर्जात झटके के कारण तत्काल बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों के लिए एक एक्सोजेनस शॉक विंडो और प्राकृतिक आपदाओं के कारण तत्काल बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों के लिए एक लार्ज नेचुरल डिजास्टर विंडो, जहां क्षति सकल घरेलू उत्पाद में के 20% के बराबर या उससे अधिक हानि का अनुमान हो। नेक्स्ट है स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर देखिए विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, केंद्रीय बैंक की किसी एक प्रक्रिया, WTO द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा D, IMF द्वारा इसके सदस्य देशों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। तो इसका स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है किसको? तो IMF द्वारा इसके सदस्य देशों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है 2016 में ये पूछा गया है कि वैश्विक वित्तीय, यहाँ पे देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है, वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट 2016 किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो यूरोपीय केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2016 जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट है मेंस के लिए क्वेश्चन देखिए 2013 में और 2022 में जो क्वेश्चन मेंस में आया था उसे देख लेते हैं। विश्व बैंक और IMF, जिनके सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड्स की जुर्मा संस्था के रूप में जाना जाता है, विश्व की आर्थिक एवं वित्तीय सहायता की संरचना का समर्थन करने वाले 2 अंतर सरकारी स्तंभ है। विश्व बैंक और IMF कई समान विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, फिर भी उनकी भूमिका, कार्य और अधिदेश स्पष्ट रूप से भिन्न है। व्याख्या कीजिए। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका के संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिए कि किस प्रकार आंतरिक देशीय कारक विदेशी नीति को प्रभावित करते हैं। तो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत श्रीलंका के वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखिए भारतीय राजनीति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो नेक्स्ट जो है भारतीय राजनीति से रिलेटेड है जो पेपर, एक मिनट, भारतीय राजनीति, ये पेपर 2 से भी रिलेटेड होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि और पेपर 3 से भी ये रिलेटेड होगा। वैसे इसमें दिया है सिर्फ पेपर 3 से रिलेटेड है। तो देखिए ये जो है पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेटेड होगा। भारत सरकार और UNLP के बीच शांति समझौता। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1987 सस्पेंशन और ऑपरेशन SOO समझौता, विद्रोही समूह, कुकी समूह, इनर लाइन परमिट, ILP, अनुच्छेद 244(1), अनुच्छेद 244(2). तो इन सब से ये PT से टच करता है। नेक्स्ट देखिए मेंस के लिए कैसे है, पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए शांति समझौते का विश्लेषण, ये मेंस के लिए है। चर्चा में क्यों रहा है वो हम देख लेते हैं। चर्चा में क्यों? हाल ही में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट UNLF के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो मणिपुर का सबसे पुराना घाटी आधारित विद्रोही समूह है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF क्या है? तो UNLF का गठन 1964 में हुआ था और यह राज्य के नागा बहुल एवं कुकी जैमी प्रभुत्व वाली प्रजातियों पहाड़ियों के में सक्रिय विद्रोही समूहों से अलग है।
नेक्स्ट है UNLF उन सात मतई चौरापंथी संगठनों में से एक है जिन पर केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत 1967 के तहत प्रतिलंबित किया गया है। नेक्स्ट है UNLF भारतीय सीमा के बीच के क्षेत्र में यहाँ पे UNLF भारतीय सीमा या क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए है कि ऐसा माना जाता है कि UNLF को शुरुआत में NSCN IM के प्रशिक्षण मिला था जो नागा गुटों के सबसे बड़ा विद्रोही समूह था। यह मणिपुर के सभी घाटी क्षेत्रों और कुकी जमी पहाड़ों जिला के कुछ गांवों में संचालित होता है। यह एक प्रतिबिंब समूह है। यह अधिकतर म्यांमार की सेना के समर्थन में म्यांमार के सागर चीन राज्य और राखिन राज्य में शिविरों पर प्रशिक्षण अड्डों को अब हम देखेंगे शांति समझौते का उद्देश्य। शांति समझौते का क्या उद्देश्य है? तो इस समझौते से विशेष रूप से मणिपुर और उत्तर पूर्व क्षेत्र के एक नए युग की शुरुआत में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। आगे है, यह पहला उदाहरण है जहां घाटी के एक मणिपुरी सशस्त्र समूह ने भारतीय संविधान का सम्मान करने और देश के कानूनों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताते हुए हिंसा त्यागने समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। आगे है, यह समझौता केवल UNLF और सुरक्षा बलों के बीच शत्रुता को समाप्त करेगा, जिसने विगत 5 दशकों से अधिक समय में दोनों पक्षों के बहुमूल्य जीवन जीने का दावा किया है, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, UNLF की मुख्यधारा में वापसी से घाटी स्थित अन्य सशस्त्र समूहों को भी शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सहमत जमीनी नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शांति निगरानी समिति PMC का गठन किया जाएगा। आगे है मणिपुर के अन्य उग्रवादी समूह। तो वो देखते हैं हम, ये रहा। मणिपुर के कई अन्य विद्रोही समूह हैं। कंगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी KCP, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLP, PLA, कांगलेई याबोल कन्नालूप KYEKL, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक PREPAK, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग NSCN। तो ये सब मणिपुर के उग्रवादी समूह हैं। 2008 में केंद्र सरकार मणिपुर राज्य और कुकी जोमी क्षेत्र के विद्रोही समूहों को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO समझौता स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन संधि क्या है। यहाँ देखिए, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन संधि क्या है। कुकी के साथ SOO समझौते पर वर्ष 2008 में भारत सरकार और मणिपुर व नागालैंड के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विभिन्न कुकी आतंकवादी समूहों के बीच युद्ध विराम समझौते के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, समझौते के तहत कुकी आतंकवादी समूह हिंसक गतिविधियों को बंद करने और निगरानी के लिए निर्दिष्ट शिविरों में सुरक्षा बलों के आने पर सहमत हुए। इसके बदले में भारत सरकार कुकी समूहों के खिलाफ अपने अभियान को निलंबन करने पर सहमत हुई। नेक्स्ट है, संयुक्त निगरानी समूह JMG समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन को देखरेख करता है। राज्य और केंद्रीय बलों सहित सुरक्षा बल और भूमिगत समूह अभियान शुरू नहीं कर सकते हैं। आगे है, विद्रोही समूहों से निपटने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है। विद्रोही समूहों से निपटने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या है तो देखेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय DONER, यह क्षेत्र सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास योजनाओं और परियोजनाओं की योजना कार्यान्वयन और निगरानी के संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है। इनर लाइन परमिट देखेंगे क्या है।
तो इनर लाइन परमिट देख लेते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी लोगों की मूल पहचान बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनर लाइन परमिट ILP के बिना बाहरी लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान, देखते हैं क्या है। इन प्रावधानों के अनुसरण में कार्बी आंगलोंग, खासी पहाड़ी जिले, चकमा जिले आदि जैसे विभिन्न प्रजातीय समूहों की मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्वायत्त जिले बनाए गए हैं। अनुच्छेद 244(1) में प्रावधान है, यहाँ देखिए प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन या नियंत्रण पर लागू होंगे। अनुच्छेद 244(2) क्या है का प्रावधान है कि छठी अनुसूची के प्रावधान इन राज्यों के स्वायत्त जिला परिषद बनाने के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन या नियंत्रण पर लागू होंगे। नेक्स्ट है, देखिए निष्कर्ष क्या है, हम निष्कर्ष देख लेते हैं। मणिपुर के साथ बृहद पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति लाने के लिए केंद्र और मणिपुर सरकारों एवं UNLF के मध्य शांति समझौता आवश्यक है। ऐतिहासिक समझौते UNLF को मुख्यधारा में वापस लाकर लंबे से चले आ रहे मुद्दों की समाधान की दिशा में अग्रसर है। नेक्स्ट है, जबकि अन्य विद्रोही समूहों के साथ तुलनीय समझौते क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों का संकेत देते हैं। शांति निगरानी समिति जमीनी मापदंडों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, UPSC सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्ष के प्रश्न जो पूछे गए वो देख लेते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा उत्पन्न बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण करें, साथ ही इन खतरों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों पर भी चर्चा कीजिए। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। शासन व्यवस्था, नेक्स्ट करंट अफेयर जो है वो शासन व्यवस्था से रिलेटेड है। शासन व्यवस्था हमारे UPSC के समान अध्ययन पेपर 2 में आता है। क्या है चैप्टर 16, क्या है करंट अफेयर, 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें। अब 16वां वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तें रखी गई है। तो ये जो रिलेटेड किससे, समान अध्ययन पेपर 2 से, और ये 16वां वित्त आयोग समान अध्ययन पेपर 3 से भी रिलेटेड होगा। केंद्र राज्य संबंध, भारतीय संविधान, सहकारी संघवाद, संवैधानिक निकाय, तो ये देख लिए। अब हम देखेंगे प्रीलिम्स के लिए कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। 16वां वित्त आयोग भारत की समेकित निधि, सहायता अनुदान, पंचायतों और नगरपालिकाएं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, धन हस्तांतरण हेतु मानदंड, ये सब है। मेंस के लिए कैसे ये इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए 16वें वित्त आयोग के संदर्भ की प्रमुख शर्तें, 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें। 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की गई प्रमुख शर्तें और 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें। तो इसको हम देखते हैं चर्चा में क्यों है ये। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें TOR को हरी झंडी दे दी है। इस आयोग के पास 1 अप्रैल 2006 में शुरू होने वाली आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के फॉर्मूले सिफारिश करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आगे है 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की प्रमुख शर्तें क्या है। ये इम्पॉर्टेंट होता है, 16वें वित्त आयोग पूछता है। तो देख लेते हैं हम 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की प्रमुख शर्तें क्या है। तो कर आय का विभाजन, संविधान के अध्याय 1 भाग 7 के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना, ये जो है 16वें वित्त आयोग का काम है, ये शर्त है। और इसमें कर आय से राज्यों के बीच शेयरों का आवंटन भी शामिल है। आगे है सहायता अनुदान के सिद्धांत। यहाँ देखिए सहायता अनुदान के सिद्धांत, ये भी शर्तें हैं। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना, ये भी सहायता अनुदान के सिद्धांत। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना। इसमें विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत उस अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधानों में उल्लिखित उद्देश्यों से
अलग उद्देश्यों के लिए राज्य की सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि का निर्धारण शामिल है। नेक्स्ट है स्थानीय निकाय के लिए, यहाँ देखिए स्थानीय निकायों के लिए राज्य निधि को बढ़ाना। राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों की पहचान करना। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य राज्य के अपने वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों को पूरक बनाना है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन। ये भी शर्त है। आयोग आपदा प्रबंधन पल से संबंधित वर्तमान वित्त पोषण की संरचनाओं की समीक्षा कर सकता है। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाए गए फंड की जांच करना, सुधार या बदलाव के लिए उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना शामिल है। आगे देखेंगे वित्त आयोग है क्या। वित्त आयोग के बारे में जानते हैं। वित्त आयोग क्या है, कब बना था, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं। वित्त आयोग क्या है, परिचय देख लेते हैं। भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो यही पेपर में पूछता है कि वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत बना है, तो आर्टिकल 280 के तहत बना है। और ये कौन सा निकाय है, अर्धन्यायिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। तो ये जो है संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। आगे इसका प्राथमिक कार्य सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली 6 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मान्य है। नेक्स्ट है हस्तांतरण हेतु मानदंड। अब हस्तांतरण हेतु मानदंड क्या है, तो देखिए 14वां वित्त आयोग रहा था 15 से 20 तक, ये 15वां वित्त आयोग रहा 20 से 21 और ये 15वां वित्त आयोग 21 से 26 तक। तो देखिए आय दूरी 14वें वित्त आयोग में कितना था 50 और 15वें वित्त आयोग में 45 और 15वें वित्त आयोग में 21 से 26 तक में भी 45। क्षेत्र कितना था, तो 15 था और 15वां वित्त आयोग का भी 15। नेक्स्ट है जनसंख्या 1971 में कितना था 17.5 और 15वां वित्त आयोग में तो अभी 2011 का जनगणना हुआ, उसके बाद तो फिर अभी हुआ नहीं है। जनसंख्या 2011 यहाँ पे देखिए 17.5 15 से 20 2015 से 20। नेक्स्ट देखिए वनाच्छादन 7.5 वन एवं पारिस्थितिकी के बारे में नहीं है और कर एवं राजकोषीय प्रयास और कुल जो दिया है यहाँ पे 100 दिया है। तो देखिए कह रहा है कि नोट में है कि जनसंख्या 1971 पर केवल 14वें वित्त आयोग के लिए विचार किया गया था, जबकि जनसंख्या 2011 और कर और राजकोषीय प्रयास 15वें वित्त आयोग द्वारा पेश किए गए थे। आंकड़े निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रत्येक मानदंड के लिए प्रतिशत में वेटेज दर्शाते हैं। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या है। 15वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें देखते हैं। तो 15वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी। आयोग ने वर्ष 2021 से 26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने का प्रस्ताव रखा, जो 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015 से 20 के दौरान आवंटित 42% से थोड़ी कमी प्रदर्शित हुई है। इस 1% समायोजन का उद्देश्य केंद्रीय संसाधनों से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों को समायोजित करना है। नेक्स्ट राजकोषीय घाटा एवं ऋण स्तर। राजकोषीय घाटा एवं ऋण स्तर हम देख लेते हैं। तो आयोग ने सिफारिश की केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक सीमित करना है। राज्यों के लिए वर्ष 2021 से 26 की अवधि के भीतर विभिन्न वर्षों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के प्रतिशत के रूप में विशिष्ट राजकोषीय घाटे की सीमा की सलाह दी। प्रारंभिक 4 वर्षों 21 से 25 में स्वीकृत उधार सीमा का पूरी तरह से उपयोग नहीं करने वाले राज्य बाद के वर्षों में शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं अन्य अनुशंसाएं क्या है। यहाँ देखिए अन्य अनुशंसाएं भी है। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा निधि रिपोर्ट में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक आधुनिकीकरण निधि MFDIC स्थापित करने का सुझाव दिया गया है और गैर व्यक्तिगत और मुख्य रूप से भारत के समेकित निधि और अन्य स्रोतों के मध्य से वित्त पोषित है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं CSS सिफारिशों में वार्षिक CSS आवंटन, तीसरे पक्ष के मूल्यांकन, पारदर्शी फंडिंग पैटर्न तथा अनावश्यक योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु वित्तीय आवंटन के लिए सीमा निर्धारित करना शामिल है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। यहाँ पे निष्कर्ष देख लेते हैं। अब TOR को मंजूरी मिलने के साथ आयोग के लिए अपने जनादेश को शुरू करने के लिए मंच तैयार हो गया, जो भारत की संघीय संरचना के खिलाफ करने वाले वित्तीय ढांचे में निर्णायक योगदान देगा। नेक्स्ट है UPSC सिविल सेवा परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जनगणकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास। तो देखिए इससे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि समान स्तर कर आक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर जलवा निकष के रूप में प्रयुक्त किया? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 5। तो आंसर हो जाएगा केवल 2, उसके बाद केवल 3। नेक्स्ट देखेंगे हम मेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन इससे है, 2013 में आया हुआ है। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा की विवेचना कीजिए जो स्थानीय शासन के वित्त स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए पिछले उपयोगों से भिन्न है। 2013 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखिए है अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। यहाँ देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। करंट अफेयर है शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर हम देखेंगे। ये किस पेपर से रिलेटेड है? तो ये समान अध्ययन पेपर 3 से रिलेटेड है, समान अध्ययन पेपर 2 से भी रिलेटेड है। टॉपिक क्या है सिलेबस का? तो रोजगार, कौशल विकास, मानव संसाधन, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे इम्पॉर्टेंट। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, बेरोजगारी, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता, PM दक्ष, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप भारत योजना, रोजगार मेला। मेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, कैसे वो देख लेते हैं। मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। चर्चा में क्यों है ये वो हम देख लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ने हाल में जुलाई-सितंबर 2023 के आंकड़े जारी किए जो शहरी क्षेत्र में भारत की बेरोजगारी दर दर्शाते हैं। कौन? NSSO। और हाल में जारी किसने किया? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किया गया। नेक्स्ट है हालिया PLFS की प्रमुख विशेषताएं। तो देखते हैं हालिया PLF की प्रमुख विशेषताएं क्या है। शहरी बेरोजगारी दर, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.2% जुलाई-सितंबर 2022 से घटकर 6.6% जुलाई-सितंबर 2023 में हो गई है। पुरुष यह दर समय अवधि 6.6 से घटकर 6% हो गई है। नेक्स्ट है महिला के लिए जो है इनकी दर अधिक सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है जो दी गई समय अवधि में 9.4 से घटकर 8.6 हो गई है। नेक्स्ट है श्रमिक जनसंख्या अनुपात। अब देखेंगे श्रमिक जनसंख्या अनुपात इम्पॉर्टेंट है, UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर पूछेगा। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यहाँ पे देखिए शहरी क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जुलाई-सितंबर जो वर्ष 2022 में 44.5% से बढ़कर जुलाई-सितंबर वर्ष 2023 में 46% हो गया है। यानी कि 22 में था 44.5% और 23 में हो गया कितना? 46%। यानी कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात शहरी क्षेत्रों में
शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या नियोजित व्यक्ति के प्रतिशत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 15 वर्ष या उससे अधिक आयु व्यक्ति का जो शहरी जनसंख्या अनुपात था, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वो 2022 में 44.5% था, 2023 में 46% हो गया है। नेक्स्ट है पुरुष में, ये देखते हैं यह दर समयावधि के दौरान जो है 68.6% से बढ़कर 69.4% हो गई है। महिला में यह दर जो है श्रमिक दर इस समय अवधि में 19.7% से बढ़कर 21.9% हो गई है। आगे है श्रम बल भागीदारी दर, देखते हैं। श्रम बल भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों में LFPR जुलाई सितंबर 2022 के 47.9% से बढ़कर जुलाई सितंबर 2023 में 49.3% हो गई है। नेक्स्ट है पुरुष, यहाँ देखिए पुरुष, इनकी दर में इस अवधि के दौरान 73.4% से 73.8% तक मामूली वृद्धि देखी गई है। महिला, इनकी दर 21.7% से 24.0% तक अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण क्या है हम वो देखेंगे। तो देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अधिक नियमित समयांतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए NSSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया। किसने? NSSO ने। कब? 2017 से। PLFS बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित करता है। नेक्स्ट है PLFS के उद्देश्य क्या हैं, देख लेते हैं। PLFS के उद्देश्य केवल वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS में शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अल्प समय अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का अनुमान लगाना, वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान स्थिति CWS दोनों में रोजगार तथा बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। नेक्स्ट है संबंधित प्रमुख शर्तें, देख लेते हैं। इससे संबंधित शर्त क्या है? श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट, यह 15 वर्ष से अधिक के आयु के उन लोगों के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है जो या तो कार्यरत है या बेरोजगार है लेकिन सक्रिय रूप से कार्य की तलाश में है। तो ये हो जाएगा श्रम बल भागीदारी दर। और नेक्स्ट है श्रमिक जनसंख्या अनुपात के तहत कौन सी शर्तें हैं? तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यह कुल WPR, यह कुल जनसंख्या के भीतर नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत को मापता है। यह कुल जनसंख्या के भीतर नियोजित व्यक्तियों के क्या मापता है? प्रतिशत को मापता है। बेरोजगारी दर क्या है? तो बेरोजगारी दर है, यह श्रम बल में बेरोजगार वाले व्यक्तियों के प्रतिशत को इंगित करता है। यह श्रम बल में जो बेरोजगार है उसको इंगित करता है बेरोजगारी दर। नेक्स्ट है गतिविधि के संबंध में। अब देखते हैं कि कौन सी गतिविधि है। तो प्रमुख गतिविधि स्थिति, वह प्राथमिक गतिविधि जो एक व्यक्ति पर्याप्त अवधि सर्वेक्षण से पहले 365 दिनों के दौरान में कर रहा है, ये हो जाएगा प्रमुख गतिविधि स्थिति। सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति क्या होता है? तो सर्वेक्षण से पहले 365 दिन की अवधि में कम से कम 30 दिनों के लिए समान प्राथमिक गतिविधि के अलावा अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि की गई। नेक्स्ट है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति। यहाँ देखिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS, यह स्थिति सर्वेक्षण तिथि से ठीक पहले 7 दिनों के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधि को दर्शाती है। नेक्स्ट देखेंगे शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्र में प्रायः कार्यबल के पास मौजूद कौशल और उद्योगों द्वारा मांगे जाने वाले कौशल के बीच असमानता का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप नहीं है, जिससे अकुशल या अल्प कुशल श्रमिकों की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट है तेजी से तकनीकी प्रगति और अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण पारंपरिक उद्योगों में गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप कई शहरी श्रमिक का बेरोजगार चला गया है जिनके पास उभरते क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल की कमी है।
नेक्स्ट है अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व। यहाँ देखिए अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व, शहरी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी शामिल है। नेक्स्ट है यह क्षेत्र अक्सर मौसम उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, जिससे रोजगार के अवसर असंगत होते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक रोजगार के अवसरों की कमी के कारण कई श्रमिक को ऐसी नौकरियां स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो उनके कौशल स्तर से कम है, जिससे मानव संसाधन का कम उपयोग होता है। आगे IMF के अनुसार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार, भारत में रोजगार हिस्सेदारी के मामले में असंगठित क्षेत्र 83% कार्यबल को रोजगार देता है। मतलब कि असंगठित क्षेत्र से ही 83% को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा अर्थव्यवस्था में 92.4% अनौपचारिक श्रमिक हैं, बिना किसी लिखित अनुबंध, सवैतनिक अवकाश और अन्य लाभों के। मतलब कि ये सब नहीं मिलता है और वो श्रमिक हैं, इसलिए अनौपचारिक श्रमिक कहलाते हैं। अब देखेंगे जनसांख्यिकीय चुनौती क्या क्या है। शहरों में तेजी से शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने रोजगार सृजन को पीछे छोड़ दिया है, जिससे श्रम बाजार पर बोझ बढ़ गया और बेरोजगारी दर बढ़ गई है। ग्रामीण से शहरी प्रवास के कारण अक्सर शहरों में श्रम की अधिक आपूर्ति हो जाती है, जिससे प्रवासी आबादी के बीच बेरोजगारी दर में वृद्धि होती है, जिससे शहरी गरीबी और बढ़ जाती है। नेक्स्ट है साख मुद्रास्फीति। साख मुद्रास्फीति क्या होता है? शैक्षणिक योग्यताओं पर अत्यधिक जोर देने से ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है जहां व्यक्ति उपलब्ध नौकरियों के लिए अत्यधिक योग्य हो जाते हैं, जिससे अल्प रोजगार या बेरोजगार हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए रोजगार संबंधी पहल, हम देखेंगे क्या क्या है। तो रोजगार संबंधी पहल है, आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन, इसका जिसको शॉर्ट में स्माइल कहते हैं। PM दक्ष, इसका है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। नेक्स्ट पहल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। नेक्स्ट पहल है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। आगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम। नेक्स्ट है रोजगार मेला स्टार्ट इंडिया स्कीम। आगे रोजगार मेला। आगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में ये शुरू किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आगे की राह। अब हम इस सब बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए आगे की राह क्या अपनाना चाहिए? तो ये देखिए, सुधारवादी शिक्षा, प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम को अद्यतन करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देकर और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए आजीवन सीखने की बढ़ावा देकर शिक्षा को वर्तमान बाजार की मांगों के साथ संरेखित करना। स्टार्टअप इकोसिस्टम सपोर्ट, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके नौकरशाही बाधाओं को कम कर उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए मेंटरशिप कार्यक्रमों की पेशकश करके स्टार्टअप माहौल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है रोजगारोन्मुख नीतियाँ। अब नीतियाँ वैसे लाएं जिससे लोगों को रोजगार मिले। ऐसी नीतियाँ बनाना और लागू करना जो रोजगार सृजन को बढ़ावा दे, जिसमें बुनियादी ढांचे, निवेश, उद्योग अनुकूल नियम और रोजगार पैदा करने वाले व्यवसायों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शामिल है। नेक्स्ट है सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक उद्योग, कला और रचनात्मक क्षेत्रों में निवेश करना, सांस्कृतिक उद्यमिता के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने के लिए कारीगरों, कलाकारों और शिल्पकारों का समर्थन करना। नेक्स्ट है हरित स्थल। यहाँ पे देखिए, हरित स्थल और शहरी कृषि, शहरों के बीच शहरी कृषि और हरित स्थानों को बढ़ावा देना, खेती, बागवानी और संबंधित पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में रोजगार पैदा करना। हरित क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए सतत प्रथा, भू निर्माण और शहरी वानिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। क्या है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का समान अर्थ है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का समान अर्थ क्या है? लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो आंसर हो जाएगा इसका C, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य है। ये हो जाएगा C आंसर। नेक्स्ट है मेंस का क्वेश्चन। देखिए, मेंस का क्वेश्चन है
कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। 2023 में ये मेंस में क्वेश्चन पूछा था। तो आज ही इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। ओके, बाय।